भाजपा नामांकन तैयारी में जुटी। 22 से 27 मार्च तक बीजेपी के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। सभी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे सीएम धामी। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाया मीडिया सेंटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया उद्घाटन। हर दिन मीडिया सेंटर में होगी प्रेस ब्रीफिंग। उत्तराखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस के तय होंगे उम्मीदवार। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर होनी है उम्मीदवारों की घोषणा। कांग्रेस की सीसी की बैठक में होगा फैसला। उत्तरकाशी में सिल्याण गांव में सड़क कटिंग कार्य से बनी भूदशा की स्थिति। गांव के 4 से 5 भवनों में निकली दरारें। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ देहरादून से आपको बता दें, अल्मोड़ा में अजय टम्टा करेंगे 22 मार्च को नामांकन। नैनीताल में अजय भट्ट का 27 मार्च को नामांकन होगा। टिहरी और पौड़ी में 26 मार्च को होगा नामांकन। हरिद्वार में 22 मार्च को ऑनलाइन त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन करेंगे। 23 मार्च को हरिद्वार में बड़ा कार्यक्रम होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए। विनय, अल्मोड़ा में अजय टम्टा 22 मार्च को नामांकन करेंगे। इसके साथ अलग अलग तारीखों को अलग अलग सीटों पर नामांकन किया जाएगा। इन सभी नामांकन में सीएम धामी भी शामिल होने वाले हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से 5 प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा ने उत्तराखंड में कर दी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है जो आगे की रणनीति है उसको अब किस तरीके से तैयार करना है। उन सभी चीजों को लेकर के जो भाजपा की बैठकें हैं वो भी लगातार उत्तराखंड में की जा रही है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में नामांकन की जो तारीखें हैं उसको लिए जो है यहाँ पर घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में अजय टम्टा जो है वो 22 मार्च को नामांकन करेंगे। साथ ही नैनीताल में जो अजय भट्ट हैं वो 27 मार्च को नामांकन के लिए जाएंगे। तो ऐसे में टिहरी और पौड़ी की अगर बात की जाए तो 26 मार्च को जो है यहाँ पर भी नामांकन होगा। और हरिद्वार में 22 मार्च को ऑनलाइन जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं, वो इस दौरान जो है नामांकन के लिए पहुंचेंगे। तो देखा जा सकता है पूरी तरीके से जो तैयारी है उत्तराखंड सरकार की वो लगातार जारी है। और नामांकन को लेकर के जैसे तिथि तय कर दी गई है, तो अब आगे की नीति जो है इसी के लेकर चलने वाली है। जी चलिए विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज सांडिल्य ने मुलाकात की। सीएम ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने को सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए राज्य के फिल्मकारों के अनुकूल प्रदेश में फिल्म नीति तैयार की गई है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में जनरल अस्पताल की सर्विसेज के बारे में एक बैठक हुई। इस बैठक में दून अस्पताल के यूरोलॉजी, कैंसर, साइकेट्रिस्ट विभागों से संबंधित विभागों में मरीजों की घटती बढ़ती संख्या को देखते हुए रिलोकेट यानी स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना के मुताबिक गायने विभाग में भी स्त्री रोग से संबंधित मरीजों और गर्भवती महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में गायने डिपार्टमेंट में आने वाली महिलाओं को अपनी जांच और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अलग अलग फ्लोर में जाना पड़ता था। ऐसे में महिला मरीजों के लिए अब सभी सुविधाएं एक ही फ्लोर में दिए जाने का निर्णय लिया गया है। हॉस्पिटल की जितने भी सर्विसेज के बारे में बैठक दी जो है हमारी, और इसमें कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे यूरोलॉजी विभाग है, कैंसर वाला विभाग है, साइकेट्री विभाग है। इनने यहाँ पर जो है मरीजों की जो है कहीं पर कमी, भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो कहीं पर स्पेस कम है, तो एक रीएलोकेशन हमने करवाया है। तो उनके जो है स्थान परिवर्तन, किसी को 4th फ्लोर में दिया है, किसी को जो है 1st फ्लोर में दिया है। गायनी डिपार्टमेंट में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है
वहाँ पे गर्भवती महिलाएं रहती हैं, कुछ जो है गायनी की और परेशानियां रहती हैं, तो वो दोनों विभाग जो है दोनों जो है अलग अलग थे। गर्भवती महिलाओं के लिए जो है ग्राउंड फ्लोर था, और जो बाकी जो है स्त्री रोग के जितने भी और केसेस होते थे उनको फर्स्ट फ्लोर दिया था, और अल्ट्रासाउंड उनका जो है ग्राउंड फ्लोर पे होता था। तो ये परेशानी अब उनको सब एक जगह पे फर्स्ट फ्लोर पे हमने करवा दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है। इसी क्रम में विकासनगर के खुशहालपुर, शंकरपुर, सहसपुर बाजार और टीमली क्षेत्र में सहसपुर थाना पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह ने बताया कि फ्लैग मार्च का मकसद मतदाताओं से भय का माहौल खत्म कर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाना है, जिससे लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में सुरक्षित मतदान हो सके। लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में एक चुनाव का माहौल बनाने के लिए, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से और सुरक्षित रूप से मतदान हो, इस उद्देश्य हमारे द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें आज हम ये ग्राम खुशहालपुर, शंकरपुर, लक्ष्मीपुर, सहसपुर बाजार आदि में हमारे द्वारा ये फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा लगातार खट रहा है। कांग्रेस से जुड़े तमाम कार्यकर्ता पूर्व विधायक और विधायक भाजपा का रुख कर रहे हैं। बीते दिन बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली, जिससे सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जो चरित्रवान लोग हैं वो बीजेपी में चले जाएं, इससे शुभ संकेत कांग्रेस के लिए नहीं हो सकते। हम दोबारा से पूरी मेहनत के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को खड़ा करेंगे। महारा ने कहा कि राजेंद्र भंडारी के जाने के बाद पूरे चमोली जनपद में एक अलग सा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। का चरित्र क्या है जो बीजेपी में गया है, और ऐसे जो चरित्रवान लोग अगर ये बीजेपी में चले जाएं तो इससे शुभ संकेत कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकते। हम दोबारा से पूरी मेहनत के संग अपने जमीनी कार्यकर्ता के संग कांग्रेस को खड़ा करेंगे, और आप देखिएगा भंडारी जी के जाने के बाद एक अलग सा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरे चमोली जनपद में है। वो ये पूछ रहे हैं कि चमोली में मरने वाले 17 लोग जो करंट से मरे और जोशीमठ बर्बाद हुआ, हमारी बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिला, केदारनाथ में सोने की चोरी भी उसकी अभी तक जांच नहीं बैठी, उसके बाद भी भंडारी अपने लालच में, अपने को बचाने के लालच में बीजेपी में गए हैं। हम पूरी ताकत से भंडारी की जाने के बाद जो घर बैठे हुए निष्क्रिय कार्यकर्ता थे वो भी कल से घरों से बाहर निकले हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है। इसी वजह से कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि वे प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़े। यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा, जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ, पुष्कर धामी के साथ खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नारायणगढ़ समेत थराली में जनसंपर्क किया। लोकसभा प्रत्याशी गोदियाल के थराली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत किया। कांग्रेस की जनसभा में 21 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा को संबोधित करते हुए गोदियाल बीजेपी पर जमकर बरसे और महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर भर्ती पर अब मोदी सरकार को घेरा। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
और सरकार दोषियों को सजा दिलाने की बजाय दोषियों को बचा रही है। कांग्रेस के दिग्गजों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सिर्फ स्वार्थों के चलते नेता ही भाजपा में गए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का आम मतदाता कर रहा है। ये सब लोगों का प्रतिसाद जो मुझे मिल रहा है वो निश्चित रूप में हमें जो है भरोसा देता है, ताकत देता है कि मैं बहुगुणा जी के पद चिन्हों पर चलकर फिर एक बार गढ़वाल क्षेत्र की आवाज को दिल्ली की संसद में बुलंद करूं। कांग्रेस का कोई दिग्गज अगर वहां चला भी गया तो वोटर थोड़ी गया, मतदाता थोड़ी गया। आज के इस युग में अपने वोट का अधिकार स्वयं अपना होता है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी तक पहुंचाऊं। मेरा संकल्प है कि गढ़वाल की बेटियों के साथ इस फैसले में ऐसा फैसला हो कि गढ़वाल की बेटियों के साथ कोई खड़ी आंख करके न देखे। मेरा मकसद है कि गढ़वाल में जो हमारा ये देवाल, थराली, नारायणगढ़ ये जो क्षेत्र है, पूरा विधानसभा क्षेत्र थराली, ये शौर्य का प्रतीक माना जाता है और शौर्य के प्रतीक के तहत हमारे हजारों लोग, लाखों लोगों ने अब तक फौज में अपना योगदान दिया। कहा कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हम देने वाले हैं। गोल पोस्ट शिफ्ट, वो 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिली। अब गोल पोस्ट फिर शिफ्ट हो गया। मेरे बेरोजगार भाइयों, अब का गोल पोस्ट है कि राम राज आने वाला है। भाजपा का कुनबा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं पूर्व में बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से देश में विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली। अमित शाह जी और पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं एक मजबूत भारत का निर्माण करना, और उनका जो नेतृत्व क्षमता है उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा 2024 की दृष्टिगत आचार संहिता लागू होने के बाद जिला कार्यालय सभागार में पत्रकार के साथ जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता की वजह से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश साथ कैरी करने पर व्यक्ति को साक्ष्य भी साथ में रखने होंगे। वहीं जनपद के अंतर्गत 45 बूथ संचार विहीन, 5 बूथ संवेदनशील और 96 अति संवेदनशील बूथ है। मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कराए जाने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। प्रशासन चुनाव करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मार्च को नोटिफिकेशन की डेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है। 27 मार्च को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 28 मार्च को स्क्रूटनी का डे है। 30 तक विड्रॉल हो सकते हैं और 19 अप्रैल को यहाँ पर काउंटिंग है, पोलिंग है। तो इसी के लिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और जिसके आप लोगों के माध्यम से यही सबको अपील है कि हम लोगों का प्रयास है यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे और सभी मतदाताओं से ये हमारी अपील है कि सब लोग निर्भय होकर और वोट करें और भारी संख्या में वोट करें, और यही हम लोगों का भी प्रयास है और यही आप लोग के माध्यम से ये अपील भी। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद कई आश्रमों और अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि जितनी भी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास नजर आ रहा है ये सब उनके कार्यकाल में हुआ है। हालांकि हरिद्वार बीजेपी में गुटबाजी के सवाल को त्रिवेंद्र सिंह रावत टाल गए। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने कहा कि जो पार्टी राम की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, संत उसका साथ देंगे। संकल्प लेते हैं तो माँ गंगा का उसमें स्मरण करते हैं
और मैं तो साक्षात माँ गंगा के तट पर हर की पैड़ी पर आकर मैंने राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। और माँ ऐसा योग्य हमको बनाना कि हम भी देश की खुशी, इतनी जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है, महाविद्यालय, तमाम तरह के काम यहाँ पर किए। भारतीय जनता पार्टी के आदमी है और हम सनातन के, देखिए जो सनातन का जो समर्थन करता है हम उसी का समर्थन करते हैं, सीधी बात है। बाकी दुनिया आप भी हमारे पास सब बातें, वो बात अलग है, लेकिन समर्थन हम जो है उन्हीं का करेंगे जो राम को लाए हैं, जो सनातन को उठाए हैं, जो सनातन कुछ शिखर पे लेके आए हैं। पूरा संत समाज, भारत का जितना भी संत समाज है उन्हीं को समर्थन करेगा। वो कौन है? माननीय प्रधानमंत्री। क्योंकि कहीं संतों ने बात रखी थी, बाकी कोई गुट नहीं, कोई कुछ नहीं है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है, जो हमारा सनातन है, जो सनातन परंपरा है, जो सनातन हमारा सनातन धर्म है, उसको उच्च शिखर पे लेके आए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, तो वहीं भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली। सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीमांत प्रखंड जोशीमठ के बड़ागांव क्षेत्र में ग्रामीणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने सहित लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज बड़ागांव के छात्र छात्राओं ने ग्राम सभा में मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता, खासकर युवा और बुजुर्गों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम में मतदान के फायदों की भी जानकारी दी गई। बड़ागांव इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गांव में घर घर जाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। लोकतंत्र में मतदान की महत्ता को भी समझाया। इस रैली को लेकर जो इंटर कॉलेज के बच्चों में काफी जोश दिखाई दिया। हूँ और आज हमने मतदाता जागरूकता पर रैली निकाली है। हम आज पूरे गांव में गए थे और गांव में हमने रैली निकाली थी और हमने सभी को जागरूक किया कि मत देना आवश्यक है और सभी को मत देना चाहिए। और आज हमने मतदाता जागरूकता की एक रैली निकाली जो कि हमने गांव से निकाली। हम पूरे गांव में जाकर के अपनी रैली निकाली थी और उधर रास्ते से हम पूरे गांव को वहां से वो करके इधर से नीचे आए और हमने सभी को यह नारा लगाया है कि आप सभी पहले वोट दें और
हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी मतदान दें और पहले अपना काम छोड़ करके मतदान दें। कत्यालय मैं राजकीय इंटर कॉलेज बड़ागांव में पढ़ती हूँ और आज हमारे बड़ागांव में लोगों को हमारे स्कूल के द्वारा बड़ागांव में लोगों को जागरूक किया कि वोट देना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हमने अभी एक छोटी सी रैली निकाली जिसमें हमने लोगों को समझाया कि वोट देना कितना ज़रूरी होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी एसडीएम रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में मतदान की तैयारियां जोरों पर है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि लोहाघाट में 185 बूथ बनाए गए हैं जिनमें 1,08,037 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को घर घर जाकर मतदान कराया जाएगा। इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर उनके फॉर्म भरवाएंगे। साथ ही अति संवेदनशील बूथों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। एसडीएम ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही विधानसभा क्षेत्र में सरकारी सार्वजनिक संपत्तियों से राजनीतिक बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं और दुरुस्त क्षेत्र में टीम कार्य में लगी है। विधानसभा के लिए आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी हमारी सरकारी भवन और कार्यालय थे उसमें से निर्वाचन सामग्री हटा दी गई है। हमारी आदर्श आचार संहिता की टीम तथा एफएसटी टीम फील्ड में है। चौवन लोहाघाट विधानसभा में इस समय हमारे 185 पोलिंग बूथ हैं। 1,08,037 जो है हमारे मतदाता हैं, जिसमें से 56,631 तो मेल हैं, बाकी हमारी फीमेल मतदाता हैं। और ईराकोट हमारा सबसे बड़ा मतदान स्थल है जिसमें कि 1160 हमारे मतदाता अंकित हैं। कुलौली है जिसमें कि हमारे सबसे कम मतदाता 88 मतदाता अंकित हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जिला मुख्यालय चंपावत में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। चंपावत प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डीएम ने कहा कि इस बार का लक्ष्य 75% मतदान कराना है। डीएम ने बताया कि 17 पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले दुर्गम बूथों को डबल ईवीएम के साथ रवाना कर दी जाएगी। डीएम ने बताया कि इस बार जिले में 2 बूथ को महिला कार्मिक संचालित करेंगे। 2 यंग बूथ बनाए गए हैं जिनमें 40 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारी रहेंगे। 2 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं जिनमें सभी कर्मचारी दिव्यांग होंगे। डीएम ने बताया कि इस बार 11 नए बूथ बनाए गए हैं। जिले में कुल 344 बूथ और 315 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 13 जोनल मजिस्ट्रेट और 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। सब लोग अवगत हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जनपद चंपावत में हमने निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो है मतदान पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को होना है, तो उसी के हिसाब से हमारे जितने भी हमारे मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग है, जो हमारे ईवीएम्स का प्रशिक्षण है, जो हमारे ईवीएम्स का जो पैकेजिंग होगा वो समय जो सारणी जो है उसके निर्धारित उसके अनुसार हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो है पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रभावी हो गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे वहाँ इस समय टीम्स लागू हो गई हैं जो न केवल सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर्स हटाने का काम कर रही हैं, बल्कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी इसमें तैनात हो चुके हैं। और अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है जहाँ पे निर्वाचन को लेकर किसी में भय पैदा किया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है, तो तुरंत ये फ्लाइंग स्क्वाड उसमें कार्रवाई की। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।